Bismillahirrahmanirrahim. Before I start today's lecture, I would like to give you a summary of the last lecture again. So last time हमने बात करना शुरू की थी कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंसिंग में आता है तो उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. सबसे पहले हमने देखा था कि या तो वो किसी सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस कर सकते हैं. जब उन्हें फाइनेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनेंसिंग प्रोवाइड जब करेंगे तो वो उनके इस पूरे इकोसिस्टम में हेल्प आउट करें. फाइनेंसिंग हमने देखा है कि मोस्टली जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करते. पहले आते हैं फाइनेंसिंग करते हैं, उसके बाद ही वो कोई डिलीवरी या डायरेक्ट डिलीवरी इसके बारे में सोचते हैं. इसके बाद हमने सिटी बैंक में भी देखा कि सिटी बैंक में भी पहले सिटी बैंक की फाउंडेशन के थ्रू हेल्प की जाती थी. और सिटी बैंक की जो फाउंडेशन है उसके थ्रू माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाता था. और जो बेसिक अप्रोच थी वो ये थी कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट किस्म का काम समझा जाता था कि ये जो सिटी बैंक पैसा इनको दे रहा था वो प्रॉफिट ऐसे सस्टेनेबल रिलेशनशिप नहीं बन रही थी. सिर्फ वो हेल्प आउट करने के लिए, जैसे बिजनेसेस, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसेस अपनी फाउंडेशंस बनाते हैं और फिर पूरी दुनिया में आगे पीछे लोगों की हेल्प करते हैं, तो हेल्प आउट करने के लिए कह रहे थे. इसके अलावा हमने ICICI की एग्जांपल देखी इंडिया में, तो वो भी शुरू में जब उन्होंने किया तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने इसको एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी रखा. लेकिन वक्त के साथ साथ अप्रोचेस चेंज हुई और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इस मार्केट में पोटेंशियल है तो सिटी बैंक स्टार्टेड विद फाइनेंसिंग फर्स्ट. एंड फाइनेंसिंग करने के बाद अब उन्होंने डायरेक्टली डिलीवरी भी करना शुरू कर दी रेमिटेंसेज में, उन पेमेंट्स के सेक्शन में. और ऐसे ही ICICI के साथ हुआ. पहले वो एक बहुत छोटी सी रकम इन्वेस्ट कर रहे थे और वो भी सिर्फ एज नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहे थे. लेकिन बाद में जब उन्होंने पोटेंशियल देखा, एक सोच को अपनी चेंज किया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा सेक्टर में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से ओवरऑल उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है और लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है. सो फाइनेंसिंग की पहले बात है, या तो फाइनेंसिंग की जा सकती है या फिर डायरेक्ट डिलीवरी की जा सकती है. डायरेक्ट डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट डिलीवरी में हमने लास्ट टाइम देखा था, डायरेक्ट डिलीवरी के ऑप्शन पर जाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपके पास इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क है कि आप ऐसे लोगों तक आपकी रसाई मौजूद है जो इस मार्केट सेक्शन में आते हैं. और उसके अलावा हमें देखना है कि क्या आपका इमेज कैसा है, आपकी ब्रांडिंग कैसी हुई है, वो आपने देखना है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने ये भी देखना है कि इतने ज़्यादा लोगों को आप जो ऑब्वियसली जो पर एक लोन की कॉस्ट होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बहुत छोटे छोटे लोन्स बहुत बड़े नंबर में होंगे, तो आप उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, इन हाउस वर्सेस पार्टनरशिप. इन हाउस में मुराद ये है कि आप खुद वो सब काम कर सकते हैं या फिर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी और MFI के साथ, MFI के साथ, और ये सब चीज़ें की जा सकती हैं. सो अभी हमने दो एस्पेक्ट्स को देख लिए थे कि फाइनेंसिंग वर्सेस डिलीवरी और इन हाउस वर्सेस पार्टनरशिप. टुडे वी विल मूव ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस. We're still considering models and corporate choices. The third aspect of this is social responsibility positioning. Basically, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंसिंग में आता है तो उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशनिंग को देखना पड़ता है. बिकॉज बेसिकली हमने शुरू में ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो बिज़नेस है इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. वही लोग इसमें आते हैं जो प्रॉफिट्स भी जो बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ भी उनका एक सोशल कॉन्शियंस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो हेल्प आउट भी करना चाहते हैं लोगों के. अगर आप सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए आना चाह रहे हैं और आपको बड़े बड़े मार्जिन्स चाहिए एंड यू आर नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क, देन दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर यू. सो लेट्स सी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशनिंग में क्या आता है. व्हेन थिंकिंग अबाउट इंक्लूसिव फाइनेंस, कंपनीज आर एडवाइज्ड टू बी क्लियर अबाउट वेयर दे प्लेस देमसेल्व्स ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. विल दे अप्रोच फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन प्योरली कमर्शियल टर्म्स or at other extreme as a philanthropic activity. So this is the choice you have to make to begin with, कि या तो आप सिर्फ कमर्शियल टर्म्स में आ रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर, या फिर आप इसमें इसको एज अ फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी देखते हैं. मैंने आपको बताया था कि हमारा फोकस ये है कि इसको कमर्शियल टर्म्स में देखा जाए. और कमर्शियल टर्म्स में इसलिए देखा जाए कि कमर्शियल जब कोई चीज़ होती है तो वो सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स बना सकती है. फिलैंथ्रोपी में आप उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर आप इतनी सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स नहीं बना सकेंगे इन लोगों की लाइफ में, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं ला सकेंगे. सो ये तो हो गया.
लेकिन एक बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप फिलैंथ्रोपिक एस्पेक्ट्स हमेशा होते हैं इन बिजनेसेस को स्टार्ट करने में, इसलिए कि देखें जब आप किसी एक नई मार्केट सेक्शन में जाते हैं और वो भी ऐसा मार्केट सेक्शन जहाँ पे इनकम्स लोगों की लो हैं, तो वहाँ पे आपको इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि शुरू में आपको प्रॉफिट्स ना भी हों. सो इफ़ यू आर ओनली इन इट फॉर द प्रॉफिट्स then it is hard to justify a move in this market. शुरू में हो सकता है लॉसेस हों, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो इट्स अ ह्यूज मार्केट. यू पेनिट्रेट इन दिस मार्केट एंड you can make a lot of money from this market. बात अडॉप्टेबिलिटी की है. आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो यू विल रीप हाई रिवॉर्ड्स. इफ़ यू नॉट विलिंग टू अडॉप्ट देन यू वोंट गेट एज मच रिवॉर्ड्स एज आप जो सोच रहे होंगे शायद आपको वो चीज़ मिल ना सके. आज वैसे हम डिटेल में सब चीज़ें आगे देखेंगे और जो अगले लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट के अंदर. अगर अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल इतने अरसे से तो वो क्यों नहीं पहले क्यों नहीं आए, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस क्यों पहले आ गए, और इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. राइट. Will they pursue a double bottom line, and if so, how? Can attention to social value enhance financial value? So वही बात कर रहे हैं कि will they pursue a double bottom line, कि वो दोनों चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग और फिलैंथ्रोपी दोनों पे कर सकते हैं. If so, how? कैसे करेंगे? कैन अटेंशन टू सोशल वैल्यू इन्हांस फाइनेंशियल वैल्यू. अगर ज़्यादा फोकस किया जाए, अटेंशन दी जाए सोशल वैल्यू को, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक अबाउट. अगर आप एक मूव करना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर तो मैंने आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप फाइनेंस करेंगे या फिर आप डिलीवर करेंगे सर्विस. अगर आप डिलीवर करेंगे तो फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इन हाउस करेंगे या फिर पार्टनरशिप करेंगे. उसके बाद आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजिशनिंग देखी है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपकी अप्रोच क्या है. आर यू इन देयर जस्ट फॉर प्रॉफिट्स, या आपको आपके फिलैंथ्रोपिक स्ट्रेटजी भी है, फिलैंथ्रोपिक आप माइंड भी रखते हैं. सो ये आप फिर उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपको डबल बॉटम लाइन है कि आपको दोनों पे फोकस हो. कैन अटेंशन, और फिर आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर करना होगा, कैन अटेंशन टू सोशल वैल्यू एनहांस फाइनेंशियल वैल्यू. सो दीज आर सम क्वेश्चंस टू थिंक अबाउट बिफोर यू मेक अ मूव इन दिस मार्केट. Some players see their involvement in inclusive finance strictly as corporate social responsibility. An international bank's head of microfinance quoted in Euromoney commented, anyone who tells you that they are in this business, in this for business reasons alone is lying to you. We have $1 trillion balance sheet. So कुछ लोग जो हैं वो इंक्लूसिव फाइनेंस में होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हमने देखा है कि जो बहुत बड़े बिजनेसेस हैं वो कोई जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो वैसे उनकी स्टार्टिंग जो इसके अंदर इंक्लूसिव फाइनेंस में हुई है या माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में जो आई है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही स्टार्ट हुई. एंड जितना मर्जी आप इस चीज़ को एक्सटेंड कर लें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट उसके अंदर रहता ही. जैसा कि इंटरनेशनल बैंक के हेड ऑफ माइक्रो फाइनेंस ने यूरो मनी, एक मैगजीन है मनी का, उसमें कहा था, एनीवन हु टेल्स यू दैट दे आर इन दिस बिजनेस जस्ट फॉर बिजनेस रीजंस अलोन इज लाइंग टू यू. सो वो यही कहते हैं कि अगर कोई आपसे कहता है कि वो सिर्फ बिजनेस रीजंस के लिए इस बिजनेस में है तो ही इज लाइंग टू यू. वी हैव $1 trillion बैलेंस शीट. डू यू थिंक दिस रियली मैटर्स फॉर आवर बॉटम लाइन? You couldn't do 3 big deals with all the money in microfinance. Zach First, the Euromoney reporter who interviewed this person, found him to be an outlier. Right, so वो ये कह रहे हैं कि we have $1 trillion money balance sheet, कि $1 trillion money balance sheet हमारे पास है. Do you think that this really matters for our bottom line? You couldn't do 3 big deals with all the money in microfinance. So basically what he's trying to say is कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि दे आर इन द माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री जस्ट फॉर द बिजनेस, जस्ट फॉर प्रॉफिट्स, वो इसको एज स्ट्रिक्टली एज बिजनेस लेना चाहते हैं तो ही इज़ लाइंग टू यू. लेकिन जैक फर्स्ट जो यूरो मनी के रिपोर्टर था जिन्होंने इंटरव्यू किया था, फाउंड हिम टू बी एन आउटलायर. आउटलायर से मुराद है कि बहुत कम लोगों की ऐसी अप्रोच है. मेजॉरिटी जो है वो इस बात से इत्तेफाक करती है कि यू कैन मेक सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स विद दिस पीपल, यू कैन चेंज द लाइव्स ऑफ दिस पीपल सस्टेनेबली एंड मेक प्रॉफिट्स, and this is the only way to sustain this thing. He observed that corporate leaders he spoke with were shifting their outlook from charity towards investment. Again, so ये जो अभी हमने सबसे पहले बात की है
जो सबसे पहले जिन साहब के बारे में बात की है वो तो उनकी राय कुछ और है, लेकिन व्हाट ही ऑब्जर्व दैट कॉर्पोरेट लीडर्स ही स्पोक विद वर शिफ्टिंग देयर आउटलुक फ्रॉम चैरिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, कि कॉर्पोरेट लीडर्स अब चैरिटी से इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना फोकस चेंज कर रहे हैं। पहले वो इस सेक्टर में सिर्फ चैरिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस के लिए आते थे, लेकिन अब उनका फोकस चेंज हो रहा है और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। ASEAN believes that for-profit business can and should incorporate social goals. Moreover, the transfer of social objectives from CSR to mainstream strategy is one of the harbingers of the success of inclusive finance. So, ASEAN जो ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में इंक्लूसिव फाइनेंस में बहुत काम इन्हें किए, मैंने पहले कुछ लेक्चर्स उनके बारे में काफ़ी क्लियरली बताया था। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ देयर वर्क or if you're a bit rusty about their work, go back to the first few lectures and you'll find out what ASEAN is, what kind of work they have done. So ASEAN believes that not-for-profit business can and should incorporate social goals. ASEAN ये believe करते हैं कि जो हमारे not-for-profit businesses हैं and they should incorporate social goals. Social goals होने चाहिए उनके. Moreover, the transfer of social objectives from CSR to mainstream strategy is one of the harbingers of success of inclusive finance. And वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो ट्रांसफ़र हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम CSR टू मेन स्ट्रीम स्ट्रेटजी, वो एक इंक्लूसिव फाइनेंसिंग इंडस्ट्री की सक्सेस है बहुत बड़ी। बिकॉज ये शायद मैं बात काफ़ी दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, बिकॉज और बार बार रिपीट इसलिए करूँ कि दिस इज़ समथिंग विच पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। एंड यही हम देखेंगे अभी अगले लेक्चर में, हम यही बात करेंगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद लोग इस बात को क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। कमर्शियल बैंक्स अगर इस मार्केट में इतना लेट आ रहे हैं, अब कमर्शियल बैंक्स आ रहे हैं या अगर अभी भी नहीं आ रहे, तो व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे कैनॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी दैट देयर इज़ मनी टू बी मेड इन दिस मार्केट, एंड फोकस को चेंज करने की ज़रूरत है, परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। सो विल डिस्कस ऑल दैट। सो ASEAN व्हाट ASEAN इज सेइंग दैट इंक्लूसिव फाइनेंस की सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल कर अब मेन स्ट्रीम स्ट्रेटजी में आ रही है। जब मेन स्ट्रीम स्ट्रेटजी में आएगी तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और जिसकी वजह से बहुत पॉवर्टी रिडक्शन तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी बेटर होंगी। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इट कैन बी डेल्ट इन अ मार्केट वे, व्हेन पीपल मेक प्रॉफिट्स and when people get opportunities. अगर उन लोगों को फाइनेंसेस मिलेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। Projects viewed through the CSR lens and handled by CSR department tend to stay limited because they lack the full weight of the company behind them. Scale becomes possible when these projects move into the mainstream arena. Again, जो projects कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेंस से देखे जाते हैं और हैंडल किए जाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट से, उनके पास लिमिटेड रहते हैं और उनके पास फुल वेट नहीं होता कंपनी का बिहाइंड में। ऑब्वियसली देखें कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप रिसेंटली अगर कोई फाइनेंशियल लिटरेचर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कंपनीज जिनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन अच्छी है उनके प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी पैसा सिर्फ इसलिए लगा रही होती हैं कि वो अपने एक अच्छा ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं ताकि लोगों के पता चले कि दीज आर गुड पीपल और उनके प्रॉफिट्स और बढ़ें। सो अब कई रिसर्चेस ऐसे आई हैं जिसमें बताया गया है कि जिन कंपनीज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन अच्छी है उनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हैं। बट देयर इज़ अ लिमिट टू इट। वो उसमें आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एस्पेक्ट को लेके आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा अपनी मेन एक्टिविटी जब तक आपकी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो आप उसमें कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। आप उतना करेंगे जिससे आप एक अच्छा इमेज बना लें अपना, एंड नथिंग मोर देन दैट। सो अगेन वो बात यही है कि CSR लेंस से जब कोई चीज़ देखी जाती है तो वो लिमिटेड रहती है, इसलिए कि कंपनी का पूरा वेट नहीं होता उसके पीछे, बिकॉज उनका मेन पर्पस देखें, मेन पर्पस कंपनी का कुछ और है। आप इट इज़ टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, इट्स नॉट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स वाई वो एक साइड पे छोटा सा पर्पस है जिसको फुलफिल कर रहे हैं ताकि उनको हेल्प आउट, ताकि इससे भी वो यही कोशिश करें कि इस चीज़ को यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ किया जाए। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब तक ये चीज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में थी तब तक इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आना पॉसिबल नहीं थे, बट नाउ
द माइंड सेट इज़ चेंजिंग और ये मेन स्ट्रीम में आ रही है, कंपनीज इनको अपना पर्पस बना रही हैं और इस पे काम कर रही हैं. दैट्स व्हाई वी कैन एक्सपेक्ट अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट इवन मोर इंप्रूवमेंट्स इन द फ्यूचर. हमने एक और चीज़ देखी, स्केल बिकम्स पॉसिबल व्हेन दिस प्रोजेक्ट्स मूव इनटू द स्केल. आपने देखा होगा कि माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स जब हम बात करते हैं तो जब आपके पास बैलेंस शीट ही छोटी सी है, तो जब बैलेंस शीट से मुराद है जब आपके पास फाइनेंसिंग कम है तो आप लिमिटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाएंगे. और जब लिमिटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाएंगे और ऑब्वियसली आपको स्केल नहीं मिलेगा. और हमने बहुत बार ये बात की है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी और उसमें भी आपको स्केल चाहिए. आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए जिनको हेल्थ इंश्योरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो. ओनली देन इट इज़ सस्टेनेबल. हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं उसमें ऐसा है, माइक्रो फाइनेंसिंग के लोन्स की बात करते हैं उसमें भी ऐसा है, होम फाइनेंसिंग की बात करते हैं उसमें भी ऐसा है. सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्केल इज़ ओनली पॉसिबल जब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब माइक्रो फाइनेंसिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेंस से निकल के मेन स्ट्रीम में आएगी. मेन स्ट्रीम में आने के बाद ही इसमें कोई जो जिस तरह की इम्प्रूवमेंट्स, जिस तरह की बिग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से. अदरवाइज ये एक लिमिटेड काम ही रहता है और इसमें आप वो सिग्निफिकेंट चीज़ें नहीं कर सकते जो मेन स्ट्रीम में पॉसिबल होती हैं. Corporate champions like Nachiket Moore and Bob Annibale may be motivated by their own desire to make a difference to the poor. They may operate from passion and conviction, concept strongly on the social side of spectrum. So again, हम जब बात करते हैं तो मोर के बारे में हमने बात की थी कि जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ICICI बैंक के साथ, एंड बॉब एनीबेल ने सिटी बैंक के साथ बड़ा अच्छा काम किया. और बॉब एनीबेल कब इन्वॉल्व इस काम में ज़्यादा, जब when he went to Africa and he met these people, he saw the lives of these people. और नचिकेत मोर की जब बात करते हैं तो इंडिया से, और वहाँ पे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुअर पीपल देयर. सो बेसिक जो डिज़ायर ये चीज़ स्टार्ट होती है तो वो देखें वो स्टार्ट इस चीज़ से होती है बिकॉज पीपल वांट टू मेक डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ पुअर. They may operate from passion and conviction, concept strongly on the side of the social spectrum. So basically they operate from passion and conviction. Passion चाहिए, conviction चाहिए, इसलिए कि मुश्किलात आती हैं लोगों को जब आप हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन दो तरीके हैं हेल्प आउट करने के. या तो आप उनको इंस्टेंटली देखें, चैरिटी दें, डोनेशंस दें. इज़ इट वर्किंग? लॉन्ग टर्म में वो कितने सस्टेनेबल हैं? इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म. एंड शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे कि इस तरह की चैरिटी या डोनेशंस का इतना ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता. तो अगर आपने वाकई इम्पैक्ट लाना है तो देन ट्राई टू मेक सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स विद दीज पीपल, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ सके और आप भी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट सस्टेनेबली बना सकें. However, they have succeeded by crafting strategies that leverage the core business strength of their institutions. So जब हम मोर और एनीबेल की बात करते हैं तो उन्हें इस पैशन और कन्विक्शन से स्टार्ट किया था कि they wanted to help out these people. लेकिन हमने देखा है कि they have succeeded by crafting strategies that leverage the core business strength of their institutions. लेकिन उन्होंने फिर वो strategies बनाई जिससे उन्हें profitable relationships इन लोगों के साथ बनाए. फाइनेंसिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी की तरफ आए, पार्टनरशिप्स की, एंड तब जाके ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई. अगर सिटी बैंक के फाउंडेशन तक ये काम रहता तो आज जितना सिटी बैंक इन्वॉल्व है माइक्रो फाइनेंसिंग में, इंक्लूसिव फाइनेंस में, वो कभी भी पॉसिबल ना हो सकता. अगर ICICI बैंक भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेंस से इसको देखता रहता तो इंडिया में जो उन्हें इतना ज़्यादा काम किया है वो कभी भी पॉसिबल ना हो सकता. सो मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट. और जब तक इन लोगों को हम इंक्लूसिव फाइनेंस में नहीं लेके आएंगे, जब तक इन लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन सब चीज़ों में, तब तक दे विल रिमेन अ ड्रैग ऑन द इकोनॉमी. ऐसे लोग इकोनॉमी में भी हेल्प आउट नहीं करते एंड और उसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. सो instead of just giving them charity and stuff, we should something like this to improve the lives of these people. The companies started in this course have motivations ranging from highly commercial, Banco Azteca की जब हमने बात की तो it is highly commercial to the highly social ANZ Bank. So there are all kinds of people जिसमें जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. कुछ लोग बहुत highly commercial हैं and कुछ लोग highly social हैं. So it's your own choice कि where you want to stay on this spectrum.
Yet all the examples we selected approach inclusive finance in a business-like manner. Using sound business principles, all expect to earn profits. लेकिन सोशल एस्पेक्ट हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं अभी तक इंक्लूसिव फाइनेंस, वो सब लोग वी सिलेक्टेड अप्रोच एग्जाम्पल्स वी सिलेक्टेड अप्रोच इंक्लूसिव फाइनेंस इन अ बिजनेस लाइक मैनर. इसमें सब लोगों ने इंक्लूसिव फाइनेंस को अप्रोच किया है इन अ बिजनेस लाइक मैनर. उन्होंने फोकस नहीं किया सब्सिडीज पे, उन्होंने फोकस नहीं किया जस्ट ऑन चैरिटी एंड डोनेशन एंड फिलैंथ्रोपी. They used sound business principles, they experimented, they innovated and created new solutions to the problems, and all expected to earn profits. सब ये expect करते हैं कि वो profits बना सकें because profits are important. और जब तक वो profits नहीं बनाएंगे तो ये system चल नहीं सकेगा. And they know about this issue, and that's why they are opting for this. Companies can find many opportunities to address important social and economic challenges if they seek them creatively. An excellent example comes from the education services of Equity Bank in Kenya. We have discussed this example before, but again here in the social responsibility positioning context, I'll repeat this example, which contribute to the education of hundreds of thousands of students, addresses one of the Kenya's highest social values, and earn Equity Bank both profits and enormous goodwill. So देखिए, companies opportunities वो उस तरह की फाइंड कर सकती हैं जो एड्रेस करती हूँ सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस दोनों को एड्रेस करती हूँ इफ दे सीक देम क्रिएटिवली. लेकिन देखिए इसमें क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है. अब जो हमने बैंकों की एग्जांपल देखी है शुरू में, अब सबसे पहले देखें उन्होंने ग्रुप गारंटी पे लोन्स देते हैं वो. उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस में 1 to 3 years के स्मॉल लोन्स दे रहे हैं. वर्किंग कैपिटल के उन्हें अलग से बनाया हुआ. एंड दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग ऑल दिस स्टफ ताकि वो नए प्रोडक्ट्स ला सकें अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. दे आर ट्राइंग टू नो देयर कस्टमर्स मोर. सो क्रिएटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर हम अगेन मैं इस बात पे एम्फसाइज करूँगा कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई बिजनेस इस मार्केट में आना चाहता है तो दे हैव टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू दिस पीपल. दिस पीपल आर अनेबल टू अडॉप्ट. दिस पीपल अगर ये अडॉप्ट कर सकते होते तो वो कर लेते, लेकिन कन्वेंशनल सिस्टम तक ये अडॉप्ट कर नहीं सके. उसके लिए एजुकेशन भी शायद कुछ ज़्यादा चाहिए और उसमें कोई कल्चरल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि ये लोग हमारी जो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते. सो अडॉप्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्विटी बैंक की एग्जांपल थी मैं जो पहले भी डिस्कस की थी. कंट्रीब्यूट्स टू एजुकेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. एक्विटी बैंक जो है वो एजुकेशन लोन्स दे रहे हैं और उस पर वो हज़ारों लोग वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं. और एड्रेसेस वन ऑफ द केनियाज हाईएस्ट सोशल वैल्यूज़. सो ऑब्वियसली अगर वो आप उन लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं जो जिन लोगों की ज़िंदगी में एजुकेशन नहीं थी पहले, सो दैट इज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस टू द होल कंट्री. और ऑब्वियसली कल ये लोग जब एजुकेटेड होंगे तो इनके लिए और वो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी जो शायद उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं थी. एंड और इससे देखें एक्विटी बैंक ने प्रॉफिट्स भी बनाए एंड एनॉर्मस गुडविल और अपने मुल्क की बेहतरी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया. Social goals must also include a strong commitment to customer protection. When financial institutions do not protect consumers, as in the case of subprime mortgages debacle in United States, the damage can spread far beyond a single offending bank. It tarnishes the reputation and the returns of the entire sector. देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सोशल गोल्स हैं मस्ट आल्सो इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम सब प्राइम मॉर्गेजेस की एग्जांपल में पहले भी दे चुका हूँ. सब प्राइम मॉर्गेजेस में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जो लो इनकम के लोग थे. पहले उनको वो मॉर्गेजेस दे दी गई जो उनको नहीं देनी चाहिए थी बिकॉज काफ़ी एविडेंट था कि वो लोग ये पे बैक नहीं कर सकेंगे लोन्स. और जब नहीं वो पे कर सके तो लोगों के घर गए, उन लोगों को बड़े नुकसान हुए. एंड जिसकी वजह से एक सेटबैक था जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट पे इन इंस्टीट्यूशन से उठ जाता है और वो अगर बाद में उनको अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड की जाती है तो वो उसकी तरफ नहीं जाते. सो देखिए इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे अगर फोकस नहीं होगा देन द होल इंडस्ट्री
इज़ जस्ट अ हाउस ऑफ कार्ड्स, जैसा कि हमने सब प्राइम में देखा है कि जो लोगों का नुकसान हुआ। एंड अभी भी अगर अब अमेरिका में उस बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट की बात करते हैं, जो जिनको सब प्राइम लोन्स दिए गए थे, तो वो लोग अब पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हैं। वॉल स्ट्रीट, आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हुई है, वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। वहाँ पे वॉल स्ट्रीट में जो अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर्स थे, उनके खिलाफ उन्होंने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने कैंपिंग की, काफ़ी दिनों तक एहतजाज हुआ। और उसके अलावा भी आप यूरोप और अमेरिका में देखें तो इंग्लैंड में लंदन, ऑक्यूपाई लंदन, वॉल स्ट्रीट जो लंदन में हुआ, उसके अलावा हर जगह पे अब ये चीज़ जारी। और अब उन लोगों को अगर दोबारा से ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अगर अच्छी नीयत से भी की जाए उनको, लेकिन वो फिर भी वो सस्पिशियस होंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पेडे लोन्स कुछ दिए जाते हैं जो वेस्ट में काफ़ी कॉमन है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे पेडे लोन्स। उसमें होता है ऐसा है कि मोस्टली जो लोग होते हैं जो लो इनकम्स पे होते हैं, अगर उनके पास महीने के दौरान पैसे ख़त्म हो गए हैं, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें वो फुलफ़िल करनी है और वो उनकी पे अगर 2 हफ्ते बाद आनी है, तो वो ये करेंगे कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उन्हें पे डे लोन्स ऑफर करती हैं कि आपको 2 हफ्ते के लिए हम लोन दे देते हैं, जब आपकी पे आई तो अपने वापस कर दीजिए। और उस पर आपकी पे स्लिप वगैरह देखते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कई दफ़ा इंटरेस्ट रेट 100%, 120%, 50% इस तरह से इंटरेस्ट रेट होता है। सो दीज आर, अगर देखा जाए तो ये उसी तरह के लोग हैं जो हम बात करते हैं कि जो अपने बात की थी शुरू में, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट में इनफॉर्मल लैंडर्स हैं, वो भी इसी तरह से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर आप पेड लोन जो लोग दे रहे हैं वो भी इसी तरह से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट दैट दिस इज़ नॉट हैपनिंग, ये अभी भी हो रहा है। एक काफ़ी बड़ा इशू है जिस पे काफ़ी डिबेट हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो हैव अ लुक, पेड लोन्स आप फाइंड आउट कर लेंगे, पेड लोन्स, PAYDAY लोन्स। सो अगेन मैं आगे चलूँगा, इसमें बताऊँगा कि अगर लोग कंज्यूमर प्रोटेक्ट नहीं होता तो इट टार्निशेस द रेपुटेशन रिटर्न्स ऑफ द एंटायर सेक्टर। तो पूरे सेक्टर के लिए एक ये प्रॉब्लम बनता है। सो दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ओनली अ मिनिमम स्टैंडर्ड, however there is much to gain when companies pursue inclusive finance in a positive way with client needs at the top of their minds। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं सेक्टर में उन्हें तो प्रोवाइड करनी चाहिए। देयर इज मच टू गेन व्हेन कंपनीज परस्यू इंक्लूसिव फाइनेंस इन अ पॉजिटिव वे विद क्लाइंट नीड्स एट द टॉप ऑफ देयर माइंड। सो क्लाइंट नीड्स को अपने हमेशा टॉप ऑफ द माइंड रखें। सबसे पहले हमने इस कोर्स को जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने मार्केट के बारे में देखा। हमने पहले कुछ लेक्चर्स में सिर्फ मार्केट के ऊपर फोकस किया। हमने देखा ये मार्केट है, ये लोग हैं, ये पोटेंशियल है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अडॉप्ट अगर करना है तो किस तरह से करना है, ये लोग क्या, इन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। दे वांट इनफॉर्मेलिटी, दे वांट क्लैरिटी, दे वांट अंडरस्टैंडिंग, दे वांट एन ईजी प्रोसेस। सो ये सब चीज़ें अगर आप अपने टॉप ऑफ योर माइंड्स रखेंगे तो आप यू विल फाइंड द ऑपरेशन वेरी स्मूथ। बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और then you're going to fail। इसमें एक और बात भी हमने की थी शुरू में कि माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स, हम आपको पता है कि जिस पे हम बार बार फोकस करें, दे आर फॉर वेरी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। एंड कई जगह पे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो ऐसी जगहों पे लोन्स दे देते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं वो उनकी जो इनकम्स होती हैं वो जो लोग होते हैं उनके वो एंटरप्रेन्योर्स होते ही नहीं। अगर एक बंदा कुछ लोग ऐसे हैं, एक ऐसा फैक्शन है मार्केट का जो कोई काम नहीं कर रहा, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई छोटा बिजनेस भी नहीं कर रहा, तो इफ़ यू गिव देम लोन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू गेट द मनी बैक। कई माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं और वो भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और उसके अलावा कि ताकि लोगों का स्किल डेवलप हो, ताकि वो काम कर सकें। दैट इज़ अनदर अप्रोच। बट अगेन इट इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर मार्केट। अगर आप जिस भी मार्केट फैक्शन को आप टारगेट करते हैं, then study it very carefully। और जो हमने चीज़ें बताई हैं आपको इस कोर्स में, that's just a start। If you can find out more stuff, that is even better, because we are emphasizing on creativity and innovation, because this problem requires a very creative solution, and which is just not possible if you are just going to approach this problem conventionally। You have to have an open mind, you have to be creative, you have to be resourceful, and you have to be innovative if you want to solve problems and make money in this market। When they ask how can we improve lives through financial services, this question
may help them discover the answer to how can we build a profitable line of business. Right, so जब ये पूछा जाए आपसे how can we improve the lives through financial services, तो ये क्वेश्चन आपको मदद कर सकता है ये डिस्कवर करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कवर करने के लिए कि how can we build a profitable line of business. So देखिए लाइफ तो इम्प्रूव करनी है, but you have to think that how can you build a profitable line of business. If you can build a profitable line of business, then it is sustainable, and then you can get a lot more money to invest in this market, and you can generate profits, you can get the scale. If you're just doing it as corporate social responsibility, then it is just not possible. Alright, so with this this section ends here. और इसमें हमने देखा है कि अगर कोई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है, बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट को सर्व करना चाहता है, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि या तो वो फाइनेंसिंग कर सकते हैं, कि फाइनेंसिंग से मुराद है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ऑलरेडी, उनको फाइनेंस किया जाए, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए. और फंडिंग इस तरह से प्रोवाइड ना की जाए कि आप उनको चैरिटी करें, आप उनको फंडिंग कैपिटल मार्केट से प्रोवाइड करें, आप उनको लोन्स लेके दें ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा हो जिसको वो आगे इस मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना के रिटर्न कर सकें. सो इसमें ये फाइनेंसिंग से किसी मुराद नहीं है कि आप उनको पैसे सिर्फ आप उनको पैसे डोनेट करें. इट्स नॉट अबाउट डोनेशंस और चैरिटी, इट्स अबाउट गेटिंग देम द फाइनेंसेस. हमने क्रेडिट स्विस की एग्जांपल देखी थी. क्रेडिट स्विस ने हमने माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को के आईपीओ करवाया, और आईपीओ करवाया, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कराया, और जब उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कराया तो उनको बुक वैल्यू की 13%, मतलब 13 टाइम्स बुक वैल्यू से उनको ज़्यादा फाइनेंसिंग मिली. तो दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. तो जो बैंक्स हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंक, दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू दिस काइंड ऑफ थिंग. दे कैन यूज़ देयर लिंक्स बिकॉज उनके लिंक्स हैं इन्वेस्टर के साथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अगर वो एक अच्छी माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन का आईपीओ करवाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स उनको ट्रस्ट करते हैं, और अगर इनका ट्रस्ट किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है तो ये डिमांड्स को मैच कर सकते हैं. जो इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, और जो लोग हमारे दूसरे पे आते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के, दे विल गेट द फाइनेंसिंग व्हिच दे कैन यूज़. तो फाइनेंसिंग में ये चीज़ आती है. उसके बाद हमने देखा था कि फाइनेंसिंग अगर नहीं करते, आप डायरेक्ट डिलीवरी करना चाहते हैं, तो उसमें फिर हमने देखा था कि 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपके पास ब्रांच नेटवर्क, आपके पास एक्सेस मौजूद है उन लो इनकम एंटरप्रेन्योर्स तक कि नहीं. सबसे पहली चीज़ ये देखनी है. सेकंड हमें देखनी है क्या आपका जो इमेज है वो वाकई कुछ ऐसा है कि लोग आपको, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, वो आपको ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं, आपके साथ काम कर पाएंगे कि नहीं. सो यू हैव टू सी दैट. अगर आपकी रेपुटेशन ऐसी है आपकी कि आप कभी इनके साथ ऐसी किसी एक्टिविटी में रिलेटेड नहीं रहे, और यू टेंड टू वर्क विद द वेरी रिच पीपल, सो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू वर्क विद दीज पीपल. एंड फाइनली मैं देखा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बड़ी हाई होती हैं बहुत छोटे लोन्स की, और लेकिन ये लोन्स काफ़ी हाई नंबर्स होते हैं लोन्स का. तो आपने देखना है कि आप इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर योरसेल्व्स. जब आप डिलीवरी में आते हैं तो आप इन हाउस या पार्टनरशिप में देखते हैं. इन हाउस से मुराद ये है कि आप सारी डिलीवरी खुद ही करें, या फिर आप कोई माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, या फिर जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है उनको आप ओवरटेक कर लें और फिर काम करें. या सेकंड है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं. पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूशन मौजूद है तो आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं. इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं. मोस्टली रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप हो सकती हैं. उसके अलावा हमने देखा है कि पोस्ट ऑफिस के साथ पार्टनरशिप हो सकते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन जो किया जा सकता है. उसके बाद हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशनिंग में देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशनिंग आपकी क्या होनी चाहिए, विच वी जस्ट एंडेड है. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू कमर्शियल बैंक्स एज माइक्रो लेंडर्स. कि अभी तक हम बात करते रहे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की, बट माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ओनली केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज कमर्शियल बैंक्स did not went directly into this market. So now see why commercial banks did not started lending in this market, started working in this market, and अब क्या सिचुएशन है, एंड अगर वो आते हैं तो उनको क्या मसाइल का सामना है और वो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी. अगले हमारे कुछ लेक्चर्स का फोकस ये होगा कि कमर्शियल बैंक्स एज माइक्रो लेंडर्स, कि कमर्शियल बैंक्स अगर माइक्रो लेंडर्स होंगे तो पहली बात कि क्यों नहीं आए इस मार्केट्स में, और अगर आते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. Banks can participate in inclusive finance in many ways. In this lecture, we focus on one mode often called downscaling.
In downscaling, bank provides working capital credit directly to micro entrepreneurs using techniques derived from microfinance institutions. So सबसे पहली बात यह कि बैंक का तो काम ही फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, और जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो उसके साथ सोशल इंटरमीडिएशन को ऐड करते हैं, टेक्निक्स चेंज करते हैं. लेकिन अगर बैंक के लिए आसान है बिकॉज बैंक के पास फाइनेंसिंग तो ऑलरेडी होती है. एंड और हमने अक्सर हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे बैंक होते हैं जिनकी ब्रांच अंडर यूटिलाइज्ड होती हैं, जिनके पास ऐसी फाइनेंसिंग और फाइनेंस उनके पास पड़ा है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए. तो हमने देखा है कि हमने पिछले एग्जांपल्स में आपको देखा है कि कई कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू कर दी बिकॉज उनकी जो ब्रांचेस थी वो अंडर यूटिलाइज थी, और या फिर उनके जो पास फाइनेंसिंग तो थी लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकें. सो बैंक कैन सो इससे यही साबित होता है कि बैंक कैन पार्टिसिपेट इन इंक्लूसिव फाइनेंस इन मेनी वेज. बैंक बहुत सारे तरीकों से यहाँ पे इंक्लूसिव फाइनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस सेक्शन में हम विल फोकस ऑन वन ऑफ द मोड्स कॉल्ड डाउन साइजिंग. हम डाउन स्केलिंग की बात करेंगे, सॉरी नॉट डाउन साइजिंग, हम डाउन स्केलिंग की बात करेंगे. इन डाउन स्केलिंग बैंक्स प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यूजिंग टेक्निक्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. सो इन डाउन स्केलिंग में बैंक वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है डायरेक्टली माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को टेक्निक्स यूजिंग टेक्निक्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो टेक्निक सीखी गई उनको यूज करते हुए. For a few brave banks, they have launched their own micro enterprise finance operations. Downscaling has already provided rewards in the form of growth, profits, and social value added. ASEAN has assisted 7 banks to start microlending, first in Latin America, more recently in Africa and Asia. सो हमने देखा कि कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग जो बैंक्स हैं उन्होंने फाइनेंसिंग शुरू की है माइक्रो एंटरप्राइज फाइनेंस ऑपरेशंस में. डाउन स्केलिंग वो प्रोवाइड करें, डाउन स्केलिंग अगेन वो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करें ऐसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को. सो इट हैज़ बीन प्रूवन और उनको इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है. ग्रोथ भी हुई है, प्रॉफिट्स भी उनके इंक्रीज हुए हैं, सोशल वैल्यू भी काफ़ी ऐड हुई है. सो दैट हैज़ टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन फॉर देम. सो व्हाई अदर बैंक्स आर रिलक्टेंट इन कमिंग टू दिस ऑपरेशन if it has turned out to be successful. ASEAN has assisted 7 banks to start micro-lending, first in Latin America and more recently in Africa and Asia. So ऐसे हमने देखा है कि ASEAN जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें बड़ी रिसर्च की है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस पे और अभी भी वो काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने दे हैव असिस्टेड बैंक्स. दे आर फोकसिंग ऑन बैंक्स के वो चाहते हैं कि बैंक्स जो ऑब्वियसली जिनका काम है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन वो उनको इस स्ट्रीम में ला के फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में सोशल इंटरमीडिएशन को ऐड करके दे वांट देम टू स्टार्ट माइक्रो लेंडिंग. सो उन्हें 7 बैंक्स को के साथ काम किया है, फर्स्ट इन लेटिन अमेरिका एंड मोर रिसेंटली इन अफ्रीका एंड एशिया. पहले लेटिन अमेरिका में काम किया और अब अफ्रीका में भी और एशिया में भी दे हैव स्टार्टेड वर्किंग. All of the operations more than 2 years old are consistently profitable, and together they reach more than 45,000 active borrowers, 450,000 active borrowers. There are numerous other examples carried out by variety of actors, notably several newly rising banks in Eastern Europe and Central Asia. So again देखिए कि all these interventions have proved to be very successful. इसमें अब जो 7 बैंक्स आए 4,50,000 एक्टिव borrowers हैं उनके पास, and उसमें अब and they are moving to Eastern Europe and Central Asia as well. So this has proved to be very successful. अगेन यहाँ पे देखें कि मैंने आपको पहले बताया था कि बैंकिंग जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो साइड पे नहीं आ रही. अभी भी जो 7 बैंक्स आए शुरू में उनको आसियान ने पहले असिस्ट किया तब जाके वो आए. they had to do a lot of convincing in these banks and only then it was possible. उसके लेकिन खुद से कन्वेंशनल बैंक्स इसमें नहीं आए. एंड नाउ अब वो ईस्टर्न यूरोप में भी और सेंट्रल एशिया में भी काम कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और लोग इस मार्केट और जो और कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो इस मार्केट में आ रहे हैं. And the original microfinance bank, Bank Rakyat Indonesia (BRI), although a public sector bank, implemented what was in many ways the first successful downscaling effort in the mid-1980s, which is still going strong. BRI's microfinance division with 3.5 million borrowers and 21.2 million savers has been consistently the most profitable part of BRI. So BRI की हम जब बात करते हैं जो बैंक Rakyat Indonesia है
ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग में ओरिजिनल इंटरवेंशन हुई थी 70s और 80s में, तो वो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से होती थी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर से लोग इसमें आ ही नहीं रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर प्राइवेट सेक्टर से लोग नहीं आ रहे एंड इट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, देन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दैट रोल। लेकिन हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। जब भी उन्हें लोन्स दिए ऐसे लोगों को, तो द पीपल डिड नॉट रिटर्न द लोन्स, उन्हें पैसे वापस नहीं किए एंड दे हैड टू सफ़र लॉसेस। एंड उन लॉसेस की वजह से दे हैड टू एंड दोज फंक्शंस, उनको एंड करने पड़े। एंड 80s और 90s में इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, बट बिकॉज ऑफ द लॉसेस दे हैड टू जस्ट शट डाउन दिस। लेकिन BRI इज़ वन आउटलायर। BRI एक पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने सबसे पहले डाउन स्केलिंग शुरू की, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते थे स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। डाउन स्केलिंग मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड दे स्टार्टेड इन मिड 80s और अभी भी उनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग जा रहा है। BRI's माइक्रो फाइनेंस डिवीजन विद 3.5 मिलियन बोरोवर्स, तो अभी इनके पास 3.5 मिलियन बोरोवर्स, 35 लाख लोग ऐसे हैं जो उनसे बोरो कर रहे हैं। उसके अलावा 21.2 मिलियन सेवर्स हैं और दिस हैज़ कंसिस्टेंटली बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ BRI। सो BRI जो है उसका ये कंसिस्टेंटली मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट जा रहा है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अर्सा उनको लॉस हो रहा है, कुछ अर्सा प्रॉफिट हो रहा है। इट इज़ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फॉर देम, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है एंड दैट्स वाई इट इज़ सस्टेनेबल। अगर ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ना होता तो बाकी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की तरह इसको भी ख़त्म करना पड़ता। लेकिन वन ऑफ द रीजंस दे आर सक्सेसफुल is because they focused on the profits, they focused on the market measures, उन्होंने market measures यूज़ किए तब जाके सिस्टम चल सका। अगर इनका भी फोकस फिलैंथ्रोपी या डोनेशन या चैरिटी की तरफ ज़्यादा होता देन इट वाज देन काफ़ी हार्ड हो जाता इनके लिए भी सस्टेनेबल रहना। एंड दिस इज़ अनदर ग्लोइंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस कि एक कन्वेंशनल बैंक जिसको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली, हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल एंड डन दिस वे। External factors have often helped convince banks to downscale. Regulatory change such as financial sector liberalization and removal of interest rate caps created conditions that allowed banks to operate profitably in lower segments. So external factors भी कई दफ़ा बड़ी important साबित होते हैं इस सब में। रेगुलेटरी चेंजेस, देखिए रेगुलेशन चेंज जब होता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। As financial sector liberalization and removal of interest rate caps created conditions that allowed banks to operate profitably in the lower segment market. So सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइज हुआ। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा था। पहले पाकिस्तान की बात देख लें तो हमारे जब 70s के बाद सारे बैंक्स हमारे नेशनलाइज हो गए थे, उसके बाद आस्ते आस्ते प्राइवेटाइज हुए और उसके बाद removal of interest rate caps created conditions that allowed banks to operate profitably in the lower segment market. अब interest rate caps अगर लगा दिए जाएंगे तो lower end market पे जो interest rate होते हैं वो often वो थोड़े से काफ़ी ज़्यादा हाई तो नहीं कहा जाता, लेकिन obviously रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट इसलिए वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाई रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मार्केट। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन रखा हुआ है कि इंटरेस्ट कैप रखा है कि यू cannot take more interest than this specific rate, then वो possible then वो इस सेक्टर में ऑपरेट ही नहीं करेंगे, because they know if they charge a low interest on this will not be successful और उनके खर्चे पूरे नहीं होते। बिकॉज पहली बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे आपके जो लोन्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे लोन्स होते हैं। जो बहुत छोटे लोन्स होंगे तो जो मेन मसला बहुत छोटे लोन्स के साथ होता है वो ये होता है कि उनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हाई होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उस पर हाई पड़ती है, तो इसलिए जो उनके इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े हाई होते हैं। इस प्रॉब्लम को देखें तो इसका अगर इसी प्रॉब्लम को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट पे कैप नहीं होगा तो ऑब्वियसली बैंक एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। सो इस बात में भी वजन है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट एक्सेसिव चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका हल एक ही है कि जब बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट के अंदर होंगे तो तब कंपटीशन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ठीक होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आप बेसिक पढ़ के आए सारे, अगर आप गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट रेट कैप लगा देती है कि इससे ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा तो ये इस प्रॉब्लम का कभी भी हल नहीं होता। पीपल ऑलवेज फाइंड अदर वेज टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स
और एक ब्लैक मार्केट शुरू हो जाती है। फिर अगर एक इंटरेस्ट रेट कैप अगर हो जाएगा और कन्वेंशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, इनफॉर्मल मनी लैंडर्स पर ये काम करेंगे। एंड और वो कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो कैप इज़ नॉट द सोल्यूशन इज़ मेकिंग द प्रोसेस making this process of building micro financing institutions very simple, and regulation उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रखा जाए और इंटरेस्ट रेट कैप्स ना रखे जाएं, कंपटीशन को फ़रोग दिया जाए, तभी जाके इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स आ सकेंगे और सस्टेनेबली इस सेक्टर आगे जा सकेंगे। They also created intense competition in the mainstream corporate sector, which pushed some banks towards underserved markets. In addition, banks seek to improve their image by providing services to the poor. So, हमने ये बात भी की, हमने ये भी देखा कि कई बैंक्स माइक्रो फाइनेंसिंग में अब इसलिए भी आ रहे हैं कि जो कन्वेंशनल मार्केट है जिसमें वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसमें जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर उसमें जो उनके मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं। सो फिर वो ऐसी मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कंपटीशन उतना ज़्यादा हाई ना हो, और जब कंपटीशन उतना हाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनको जो प्रॉफिट्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो ज़्यादा हाई होंगे। इसलिए भी आ रहे हैं बैंक। इसके अलावा बैंक सीक टू इम्प्रूव देयर इमेज बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पुअर। सो देयर इज़ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर अगेन। अगर वो इस सेक्टर में आते हैं, काम करते हैं, तो फ़ायदा किसको होगा? बहुत गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसकी वजह से बैंक्स का इमेज भी इम्प्रूव होगा। Motives such as these have created interest in downscaling, but many banks needed an additional risk-reducing nudge. These banks have taken advantage of research and startup subsidies from donors and multilateral institutions. सबसे पहले हम देखा है कि जो मोटिव्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बाकी सब चीज़ें आती हैं, उनकी वजह से डाउन स्केलिंग यूज़ हुई, डाउन स्केलिंग स्टार्ट हुई। डाउन स्केलिंग इज प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, बट मेनी बैंक्स नीडेड एन एडिशनल रिस्क रिड्यूसिंग नच। लेकिन काफ़ी सारे बैंक्स को एक एडिशनल, इसके बावजूद देखें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे थे, अब बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट भी थी सेक्टर में आने, लेकिन फिर भी बैंक्स इतने ज़्यादा इस सेक्टर में नहीं आ रहे थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस दे नीडेड अ नच। नच से मुराद है कि एक पुश, इनको एक काम करने के लिए कोई और मदद भी चाहिए थी। These banks have taken advantage of research and startup subsidies from donors and multilateral institutions. फिर भी इन बैंक्स ने एडवांटेज लिया, जो ऑब्वियसली जो रिसर्च की है, डोनर्स और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस ने उनसे सब्सिडीज़ भी ली, उनकी रिसर्च को देखा और तब जाके वो और उस पुश की वजह से वो इस सेक्टर में आए। सो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस like the International Finance Corporation and United States Agency for International Development. So these are the corporations. इन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया जिसकी वजह से बैंक को फ़ायदा हुआ। उसके अलावा डोनेशंस भी दी गई जिसकी वजह से, सब्सिडीज़ और डोनेशन जिसकी वजह से बैंक्स इस सेक्टर में आए। Such upfront subsidy supports the initial trial and error experimentation and shorten the time to break even. So basically देखें, ये सब्सिडीज़ कोई लॉन्ग टर्म सब्सिडीज़ नहीं थी जो ये इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब्सिडीज़ इसीलिए थी कि देखें, हमने देखा है कि जब आप बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट में जाते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग में या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो शुरू में जब तक आपके पास स्केल नहीं आता तो आप लॉसेज में भी होते हैं। एंड ये जो सब्सिडीज़ दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि शुरू में जब आप लॉसेज में, तो आपके लॉसेज इतने ज़्यादा ना हों, बेरेबल लॉसेज हों, ताकि आप उस पॉइंट तक पहुंच सकें जहाँ पे आप ब्रेक इवन हो, और ब्रेक इवन के बाद आप सस्टेनेबल प्रॉफिट्स बना सकें। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस सब्सिडीज़। If commercial banks desire to operate micro lending operations, they have several major comparative advantages to draw upon in comparison to specialized microfinance providers. So देखिए, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर माइक्रो फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में आना चाहता है तो उनके पास बहुत सारे कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर तो स्पेसिफिकली इस मार्केट के लिए आता है, लेकिन अगर हम बैंक को देखते हैं तो बैंक के पास बहुत सारी फाइनेंसिंग पड़ी होती है, बैंक के पास एक्सपीरियंस भी है, बैंक इस तरह की ट्रांजेक्शन एक सेक्टर में कर रहा है, अगर वो दूसरे में जाता है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो हम देखते हैं कि जो अगर बैंक्स माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर में आते हैं तो उनके पास क्या कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं। फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज एंड सर्विस टेक्नोलॉजीज
इफ़ लोकेटेड नियर माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स कैन कट द कॉस्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस आउटलेट्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ देखें कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हर एरिया में इनकी ब्रांचेस मौजूद होती हैं, तो ये दे कैन यूटिलाइज ऑल दोज ब्रांचेस एंड टेक्नोलॉजीज उनके पास पड़ी हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी है जो यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज all of this can be used if located near microfinance clients can cut out the cost of microfinance outlets. So obviously an existing network of branches and service technologies is a significant competitive advantage जो banks को है अगर वो इस sector में आते हैं. And commercial banks being staffed with skills in human resources, customer services, information technology, marketing and law that can support microfinancing operations. इसके अलावा हम commercial banks को देखते हैं कि उनके पास ऐसा स्टाफ होता है ऐसा स्टाफ है जिनके पास स्किल है, ह्यूमन रिसोर्सेज में स्किल है, कस्टमर सर्विसेज ऑब्वियसली आपने देखा होगा बैंक्स के पास ऐसे स्किल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं अपने सारे ऑपरेशंस के लिए, तो इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है माइक्रो फाइनेंसिंग में भी, मार्केटिंग है, उसके अलावा एंड लॉ दैट कैन सपोर्ट माइक्रो फाइनेंसिंग ऑपरेशंस एंड ऑब्वियसली वो रेगुलेशन को उन्हें पता होता है सारा, ऐसे का ऑलरेडी वो ऑपरेट कर रहे हैं, सो दे हैव मेनी competitive advantages if they want to start work in if they wanted to start work in this sector. Banks in the market for a long time are well known and have a recognized brand even among lower income people. So second जो competitive advantage है बैंक्स को है market presence and brand recognition. सबसे पहले हमने देखा physical and human infrastructure. Second is market presence and brand recognition. Banks in the market for a long time are well known and have recognized brand even among the lower income people. Some large banks already have connections to the BOP population through saving accounts and payment services. So बैंक तो काफ़ी ऐसे से होते हैं, अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो अगर हमारा कोई बड़ा बैंक लाइक हबीब बैंक आ जाता है तो हबीब बैंक इज़ अ ह्यूज नेम और पाकिस्तान में ऑब्वियसली इनका एक ब्रांड नेम बना हुआ है, तो इवन जो लो BOP के क्लाइंट्स हैं उनको भी पता है कि कौन सा ब्रांड है और हो सकता है वो इस बैंक से आसानी से काम करते हैं. काफ़ी लोगों के यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स और पेमेंट सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू कन्विंस पीपल टू वर्क विद देम इन दिस सेक्शन. Access to plentiful and low cost funds, again that is the main thing. बैंक डिपॉजिट्स लेते हैं एंड आपने अगर बैंक को देखा होगा तो बैंक के पास एक पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको यूज़ किया जा सकता है. स्टेट बैंक जो है वो उनकी डिस्काउंट विंडो उनके पास होती है, अगर इनको फाइनेंसिंग ओवरनाइट चाहिए तो दूसरे बैंक से ले सकते हैं, स्टेट बैंक से ले सकते हैं. सो दे हैव अ लॉट ऑफ plentiful and low cost funds and उसके अलावा जो डिपॉजिट्स लोगों के पड़े होते हैं that is a source of financing as well. So they have plentiful and low cost funds. Banks can directly access local and international financial markets and established banks have a broad deposit base. They can raise large amounts of funds that can be loaned quickly and at a relatively low cost. So that is another advantage. Low cost structure. Banks generally have a much lower operating cost structure than specialized microfinance institutions. So देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हाई होंगे, इसके पास बैंक के पास ऑलरेडी एक स्केल होता है, ऑलरेडी वो सारा सिस्टम मौजूद होता है. माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लिए वो इतना वो सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए अगर आप देखें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप्स की जाएँ, रिटेलर्स के साथ की जाएँ, पोस्ट ऑफिस के साथ की जाएँ ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें. लेकिन बैंक डजंट हैव दिस इशू और इसलिए वो एट अ लो कॉस्ट से सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. राइट, सो अगर हमने देखा है कि इतने ज़्यादा competitive advantages हैं, then why is it that banks have not moved faster into micro enterprise lending? Again मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ because these are important. कमर्शियल बैंक अगर आता है तो उनको एक फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज, ये इनका कंपैरेटिव एडवांटेज है. उनके पास एक ब्रांचिंग नेटवर्क मौजूद है जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं. उसके अलावा उनके पास ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ऐसे लोग ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं, कस्टमर सर्विस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, लॉ, रेगुलेशन जानते हैं, वो दैट इज़ अ ह्यूज कंपैरेटिव एडवांटेज. इसके अलावा मार्केट प्रेजेंस एंड ब्रांड रिकग्निशन, वो इसी मार्केट में देखें काम तो यही कर रहे हैं, सिर्फ एक डिफरेंट मार्केट सेक्शन को के साथ काम करने की बात हो रही है, उसमें से बहुत काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे. सो उनकी मार्केट प्रेजेंस और ब्रांड रिकग्निशन को यूज़ किया जा सकता है. एक्सेस टू प्लेंटीफुल एंड लो कॉस्ट फंड्स, उनको एक्सेस है बहुत सारे काफ़ी सारे फंडिंग की और लो कॉस्ट फंडिंग की. उनके पास एक डिपॉजिट बेस होता है, उसके अलावा वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज. लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स एंड जो उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत हमने देखा है कि उनके पास ऑलरेडी वो सब चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एक लो कॉस्ट पे ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट, सो द क्वेश्चन इज़
Why is it then the banks have not moved faster into micro enterprise lending? अगर ये सब चीज़ें हैं तो जो बैंक है वो माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग में तेजी से क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी वेटिंग. सो व्हाई आर बैंक्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस अपॉर्चुनिटी? अगर आप बैंक्स को देखें, दे आर वेरी रिसोर्सफुल, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज टू फाइंड profitable opportunities. So why they have not penetrated in this market? Alright, so let's try to answer this question. Now all banks possess all these advantages to some degree. So हम अगर बात करते हैं तो सारे बैंक्स के पास ये एडवांटेजेस होते हैं टू सम डिग्री. किसी के पास कोई एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी के पास थोड़ा कम होगा, बट एवरी बैंक हैज़ दिस एडवांटेज टू सम डिग्री. बट टेकन टुगेदर these make banks potentially successful competitors in the micro फाइनेंस मार्केट. लेकिन जब हम इन सारे कंपैरेटिव एडवांटेजेस को इकट्ठा करके लेते हैं तो बैंक्स पोटेंशियली सक्सेसफुल कंपैटिटर्स, बहुत सक्सेसफुल कंपैटिटर्स बन सकते हैं माइक्रो फाइनेंस मार्केट में. Why is it then that the bank have not moved faster into the micro enterprise lending? That is a huge question. So इसमें जो बैंक क्यों नहीं जा रहा, वो हम स्टार्ट करते हैं देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा मसला जो बैंक्स को होता है वो ये होता है मार्केट नॉलेज. कमर्शियल बैंक्स lack an understanding of microfinance markets and its clientele and often dismiss this segment as both too risky or too expensive. Right, so market knowledge बैंक्स को इस मार्केट के बारे में इतना होता नहीं और कोशिश भी नहीं की गई बैंक्स की तरफ से इस मार्केट के बारे में नॉलेज लेने के लिए. सो सबसे पहली बात है अंडरस्टैंडिंग नहीं है माइक्रो फाइनेंस मार्केट की और उसकी क्लाइंटेल जो लोग हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है. एंड दे ऑफन वो डिसमिस कर देते हैं सेक्शन को एज बोथ, या वो ये कहते हैं या बहुत रिस्की है या बहुत एक्सपेंसिव है, एंड दे जस्ट डिसमिस दिस सेक्शन. Even if a bank recognizes that microfinance can be profitable, the resulting portfolio size may be viewed as too small relative to the management bandwidth required to manage a microfinance operation. So अगर microfinance अगर बैंक ये recognize भी कर ले कि ये profitable operations हैं, तो जो resulting portfolio का size होता है वो बहुत छोटा होता है as compared to what they require to be the size of optimal portfolio. पोर्टफोलियो से मुराद है कि बहुत सारे लोन्स जिसमें इकट्ठे होते हैं तो स्केल. सो आपने देखा कि पहले भी जो बैंक्स आए एंटर हुए उनको सब्सिडीज़ मिली शुरू में, तो तब जाके वो इस सेक्टर में आए. जब तक स्केल हासिल नहीं होता तब तक अगर लॉसेस आ रहे हैं तो दैट कैन बी अ ह्यूज बैरियर टू द एंट्री ऑफ द बैंक्स, एंड दैट्स व्हाट द बैंक थिंक्स. ऑलराइट, इसके बाद क्रेडिट मेथडोलॉजी पे आ जाते हैं. बैंक्स ऑफन अटेम्प्ट टू सर्व द मार्केट विद inappropriate credit methodologies, for example adaptations of traditional commercial and consumer lending approaches. When these methodologies fail, they reinforce the idea of microfinance is not promising. देखिए वही अगेन वही बात आती है, सब प्राइम पॉलिसी आ रही है कि बैंक क्या करता है, वो अटेम्प्ट करते हैं कि इस मार्केट को सर्व तो करें विद इनअप्रोप्रिएट क्रेडिट मेथडोलॉजीज. फॉर एग्जाम्पल एडाप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल कमर्शियल कंज्यूमर लेंडिंग. बैंक्स जो ट्रेडिशनल कमर्शियल कंज्यूमर लेंडिंग अप्रोचेस होती हैं वही अप्लाई करते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट पे, माइक्रो फाइनेंसिंग की जो क्लाइंटेल है उसके ऊपर. और फिर ये मेथडोलॉजी जब फेल होती हैं तो वो जो बैंक्स के पहले से ही कह रहे होते हैं कि देखें ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये लोग इन लोगों को अगर हम पैसे देंगे तो पैसे रिकवर नहीं होंगे, स्केल नहीं है, मसाइल हैं, रिस्की है. तो वो ये फेल होने की मेन वजह है कि जो क्रेडिट मेथडोलॉजी वो यूज़ करते हैं वो वही यूज़ करते हैं जो कन्वेंशनल बैंकिंग में यूज़ करें. बट हम ये बार बार देख चुके हैं, इफ़ यू वांट टू वर्क इन द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री देन यू हैव टू अडॉप्ट, then you have to change your ways, you have to cover the last mile, you have to reach the client yourself. और आपने, and again social intermediation, you have to provide social intermediation. So if these aspects are missing, then I can guarantee you that this is going to fail. If you're just going to treat these people like your normal customers, then it is just not going to work. Trend towards automation. Another barrier is trend towards the banking sector is fast adopting technologies that reduce the number of costly face-to-face transactions. Bankers may see the labor-intensive and personal nature of micro-enterprise credit as the antithesis of their drive towards a more automation and less infrastructure. So अगर आप बैंक को देखें तो बैंक में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने की कोशिश की जाती है जहाँ पे ऑटोमेशन ज़्यादा हो और ह्यूमन फैक्टर कम से कम हो. ATMs को देख लें, पैसे निकलवाने वहाँ से हो जाते हैं, और उसके अलावा अगर आपने बैलेंस चेक करना है तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आ गई हैं. सो बैंक्स का जो फोकस है ऑटोमेशन की तरफ है. और जो माइक्रो फाइनेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें फेस टू फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गो टू द पीपल, you have to give them that human factor, and if you're not going to provide it, you will not be able to know about the market, and it is just not going to work. So so that's another reason, that is another reason जिसकी वजह से बैंक इस तरफ नहीं आ रहे.
And सबसे important, which I think the most important reason is conservative corporate culture. The long tradition of banking is closely tied to specific ways of doing business. With a conservative outlook, banks may tend to burden microfinance with traditional policies and procedures that prevent its success. देखिए जो बैंक का एक ट्रेडिशनल बैंकिंग है is closely tied to specific way of doing business. वो it is closely tied to specific ways of doing business और उनका बड़ा कंजर्वेटिव सा आउटलुक होता है और वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ पे जाते हैं. तो अगर वो इस तरह से पॉलिसी और प्रोसीजर पे जाएंगे तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे. Human resources. Micro enterprise credit requires a staff comfortable in the neighborhoods where clients live and work, and that must be highly productive. देखिए माइक्रो एंटरप्राइज में हमें वो लोग चाहिए हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ के अपने बंदे हों और वो उनके अंदर रहते हों और उनसे इनका इंटरेक्शन हो. बैंक्स में तो ये नहीं है, लोकल कम्युनिटी से बैंक्स में भी बंदे होते हैं लेकिन वो लोकल कम्युनिटी में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते. और लोकल कम्युनिटी वो जो भी बंदे होते हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास के बंदे होंगे जो आपके पास बैठे होंगे. लेकिन वी नीड समबडी फ्रॉम द लोअर इनकम सेक्शन जो उन लोगों के साथ रहता हो, जो लोगों से इन लोगों में घुल मिल के उनके प्रॉब्लम्स हमें बता सके एंड ताकि हम वो केयर कर सकते हैं बंदे जिनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकते हैं, प्रॉफिट्स बना सकते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स में बड़ा डिफरेंस आ जाता है. Monetary incentive systems are often used to spark such productivity. These requirements are often incompatible with the human resource profile and policies of commercial banks. Alright, so as can be seen, the advantages that commercial banks can capitalize on arise from the market position, while most of these obstacles involve the need to change internal ways of thinking and operating. Successful strategies provide a structure that uses the potential advantages of bank while preventing the attitudes and processes of traditional banking from hobbling microfinance. So हमने ये चीज़ देखी है कि comparative advantages तो हैं लेकिन उसके अलावा काफ़ी entry barriers हैं. हम comparative advantages का तभी फ़ायदा उठाया जा सकता है जब इन entry barriers के बारे में सोचा जाए और अपने procedures और policies को change किया जाए, adopt किया जाए. If conventional banks adopt, they have a huge deep blue market which haven't been penetrated yet. नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि आगे बैंक्स इसमें और कैसे ऑपरेट करेंगे या फिर और जो ट्रेडिशनली हम इन सारी प्रॉब्लम्स को डीपली डिटेल में देखेंगे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर कमर्शियल बैंक्स इस तरफ आते हैं तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व वंस एंड फॉर ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.